हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे किसकी, डायमेंशन या बीमाओं के बारे में। तो हमने क्या किया, पिछले वीडियो में बीमा की परिभाषा और कुछ भौतिक राशियों की मैंने आपको बीमा दिखाई थी ना। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूँ, हम बीमा किसे कह रहे हैं। देखिए, हमने लिखा था किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों, किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों की घातों में लिखना या व्यक्त करना बीमा कहलाता है। हमने क्या कहा था कि किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों की घातों में लिखना या व्यक्त करना ही क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। और मैंने कुछ बेसिक बीमाओं की आपको बात की थी और वो हमने लिखवा दी थी। देखिए, मैं बता देता हूं, हमें मूल भौतिक राशियों में से ज्यादातर बीमाएं एम, एल और टी के रूप में लिखी जाती है। तो देखो, द्रव्यमान की बीमा हमने लिखाई थी एम, या होती है कितनी, M1, या तो M से लिखो या M1 से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबाई की होती है L, समय की हमारे पास कितनी होती है T, और एक हमें काम आएगी धारा की, तो धारा की हमारे पास होती है A1। ये मूल बीमाएं जो हमें काम आने वाली हैं। आप अगर बीमाओं का टॉपिक देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख ले, जो वीडियो नंबर हमने डाला है यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 3 में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम और बीमाओं की बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं, सबसे पहले देखो, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। जैसे हमने वेग की बीमा लिखी, तो हमने लिखा था वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन किस में आता है, लंबाई। किस में आता है, लंबाई में। तो लंबाई की डायमेंशन कितनी होती है, L1, और हमारे पास टाइम की डायमेंशन होती है T1। जब इसको हम कंप्लीटली एक साथ लिखते हैं तो हम लिखते हैं L1 और ये ऊपर जाएगा तो T-, या तो ऐसे लिख सकते हैं। कई किताबों में हमें M, L और T के रूप लिखना है, यहाँ पे मास नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, M0, L1 और T-। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, तो यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका अगर 1 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी कितनी, L1 T-। ये वेग की बीमा हम कर चुके थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। इसकी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, वेलोसिटी की बीमा कितनी है बेटा, ऊपर से लिखिए मैंने M0, L1 T-1 अपोन में कितनी आएगी, समय T। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो डायमेंशन आएगी M0, L1 और T-। ये हमने किसकी बीमा लिखी थी, एक्सेलरेशन की। किसकी होती है, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो हमें जो ज्यादातर बीमाएं काम आती हैं, वेलोसिटी की काम आती है, एक्सेलरेशन की काम आती है। इसके अलावा अगली बात कर रहे हैं बल, यानी कि फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू में क्या होता है, त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान मैंने कहा था, द्रव्यमान की बीमा कितनी है, M1, और एक्सेलरेशन की बीमा यानी कि त्वरण की बीमा कितनी है, M0, L1 और T-2। तो मास की बीमा होती है बेटा M, L1 और T-2। हालांकि ये बीमाएं मैं आपको लिखा चुका हूं, मैं एक बार याद दिला रहा हूं क्योंकि हमें आज बीमाओं के यूजेस पढ़ने हैं। तो ये हो गई बल की बीमा। इसके बाद देखें, अगर हम बात करें वर्क, यानी किसकी बात कर रहे हैं, वर्क यानी कि कार्य। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कह रहे हैं हम कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो बल की बीमा तो ये रही, कितनी होती है, M1, L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट आता है लंबाई, यानी लेंथ होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, L। तो हमारे पास फाइनली जो कार्य है या वर्क है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, M1, L2 T-। ठीक है, और भी हम बीमाओं की बात कर चुके थे। आज हम कुछ अलग से बीमाओं की बात करेंगे। देखिए,
कुछ विमाएं हमने ये लिखी और इसके अलावा मैं आपको कुछ विमाएं पिछले वीडियो में बता चुका था। आज देखिए हम हमें जो नई विमाएं लिखनी है, आज हम बात करेंगे घूर्णन गति में। किसकी बात करेंगे? घूर्णन गति में। घूर्णन गति में देखिए, जब भी कोई कण घूमता है तो घूमने पर, और यहां से कोई पार्टिकल इस प्रकार से घूमा, तो जब घूमेगा तो दो रेखाओं के बीच एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये, तो हमने कहा था यहां से जब घूमेगा तो ये क्या बनेगा? कोण। क्या बनेगा? कोण। तो घूर्णन गति में इसी कोण को हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि एंगल बराबर या कोण बराबर हम पढ़ते हैं चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है कोणीय विस्थापन? चाप बटे त्रिज्या। अब देखो, चाप भी लंबाई में आती है तो इसकी विमा भी L1 और त्रिज्या भी भाई लंबाई का हिस्सा होती है, इसलिए इसकी विमा भी कितनी होती है? L1। तो फाइनली इसको लिखे तो कितनी आएगी? L0। तो यानी कि कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि होती है, डायमेंशन लेस होती है। यानी कि इसकी विमा अगर वैसे लिखे सामान्यतः MLT में, तो M0 L0 T0। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि विमाहीन राशियों के कुछ उदाहरण बताएं, या फिर डायमेंशन लेस कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो ये कोणीय विस्थापन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जैसी विमाहीन, इसकी होती है M0 L0 T0। ये हो गया कोणीय विस्थापन। अब देखिए, हमने इसके बाद बात कर रहे हैं कोणीय वेग। इसकी बात कर रहे हैं कोणीय वेग। जैसे हमने सिंपल जो वेग की बात करते हैं वो होता है रेखीय वेग, आज हम बात कर रहे हैं कोणीय वेग। तो वेग होता था विस्थापन बटे समय, यहां पे क्या लिखा है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो हम ये कह सकते हैं यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी कि अगर मुझे कोणीय वेग की विमा चाहिए तो मैं पहले कोणीय विस्थापन ही लिख रहा हूं। क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? के देखो डायमेंशन ऐसे M0 L0 T0 और टाइम कितनी है? T1। तो हम इस डायमेंशन को क्या लिखेंगे? M0 L0, ये T0 है, ये T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस। तो देख ले भाई, कोणीय वेग की जो विमा है वो होती है M0 L0 T-1। और अगर आप याद देखें रेखीय वेग की जो विमा थी, सिंपल जो बात करते हैं हम वेग, उसको बोलते हैं रेखीय वेग। तो रेखीय वेग की विमा होती थी M0 L1 और T-1। अंतर देख लो, कई बार हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं। कोणीय वेग की जो विमा होती है वो होती है M0 L0 T-1 और रेखीय वेग की विमा होती है M0 L1 T-1। दोनों में अंतर है, ठीक है। और ये कोणीय वेग की विमा अगर आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे तो यही विमा होती है आवर्ती की। आवर्ती की विमा भी होती है M0 L0 T-1 और यही विमा किसकी होती है? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता। तो हम ये कह रहे हैं यानी कि कोणीय वेग, आवर्ती और वेग प्रवणता, इन तीनों की विमा समान होती है। कितनी होती है? M0 L0 T-1। अब देखिए, जैसे हमने बात की थी त्वरण की, किसकी बात कर रहे थे हम? त्वरण की। ऐसे ही आज हम बात करेंगे कोणीय त्वरण। तो जब भी आपसे सिंपल त्वरण लिखा मिले तो हम उसे बोलते हैं रेखीय त्वरण, लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखिए, सिंपल त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहां पर क्या है? कोणीय त्वरण। तो क्या आएगा? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे क्या आएगा? समय। तो इसकी विमा देखो, कोणीय वेग की विमा अभी हमने लिखी है पीछे, क्या आएगी? M0 L0 T-1। ये तो हुई कोणीय वेग की, यानी एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम की कितनी होती है भाई? T1। यदि इसको हम कंप्लीट करें तो डायमेंशन आएगी M0 L0 और T-1। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होती है? कोणीय त्वरण, ठीक है। तो ये हमने रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण की जो डायमेंशन की याद करें कि कोणीय त्वरण है। सिंपल त्वरण जो कहते हैं उसे हम रेखीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण की विमा होती है, याद करो, M0 L1 और T-, और कोणीय त्वरण की होती है
m0 l0 t-2, दोनों में अंतर है। रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण की विमा बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है भाई दोनों, ये देख लीजिए दोनों में अंतर है। अब हम बात कर रहे हैं रेखीय गति में, हम बात करते हैं बल की। किसकी बात करते हैं? बल की। तो रेखीय गति में जो कार्य बल करता है ना, घूर्णन गति में वही कार्य करता है बल आघूर्ण। कौन करता है? बल आघूर्ण। तो अब हमें लिखनी है बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टॉर्क। तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा, या इसको हम बोल सकते हैं आघूर्ण भुजा, या फिर लिख सकते हैं बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। किसको? बल आघूर्ण की डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन लिखने का बहुत आसान तरीका होता है, बस हमें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की डायमेंशन या विमा लिखनी है, उसके लिए उसका बस सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा या बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए बल की जो विमा है या डायमेंशन है m1 l1 t-2 होती है, और हमें किसकी लिखनी है बेटा? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी की। तो लंबवत दूरी है, दूरी की होती है l1। क्या हो गई? m1 l2 और t-2। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो बीमा बल आघूर्ण की होती है, यही बीमा हमारे पास पता है किसकी होती है? कार्य की भी होती है। हम ये कह सकते हैं कि कार्य और बल आघूर्ण की बीमा बराबर होती है। आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि कार्य की बीमा भी m1 l2 t-2 होती है, और बल आघूर्ण की बीमा भी कितनी होती है? m1 l2 t-2। ये हो गई बल आघूर्ण। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान आघूर्ण, सॉरी हम बात करने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण। किसकी बात करने वाले हैं? जड़त्व आघूर्ण। इनर्शिया की हम बात करेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। किसका? दूरी का स्क्वायर, यानी कि इनर्शिया इज इक्वल टू होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए मास की डायमेंशन तो हम जानते हैं क्या होती है? m1, क्योंकि मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। कैसी है? मूल राशि। और दूरी की कितनी होती है? l2। तो हम क्या लिख सकते हैं? m1 l2। और t नहीं है तो या तो ऐसे लिख दो, या अगर आप चाहें तो m1 l2, t नहीं है तो t0 हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बीमा है वो होती है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। और देखिए, और अगर हम बीमाओं की बात करें तो अब अगली हम बीमा की जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं दाब प्रवणता। किसकी बात कर रहे हैं? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। देखिए पिछले वाले वीडियो में हम वेग प्रवणता की बात कर रहे थे, तो पहले मैं वेग प्रवणता देख लें। तो वेग प्रवणता लिखाया था आपने वेग बटे दूरी। तो जिस भी शब्द के साथ प्रवणता आपको लिखा मिले उसमें बस दूरी का भाग देना है। जैसे वेग प्रवणता थी तो वेग बटे दूरी, यहां पे है दाब प्रवणता। क्या है? दाब प्रवणता। तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा दाब बटे दूरी, दाब बटे दूरी। अब हम बात करें, मान लो दाब की बीमा मैंने आपको वैसे लिखा चुका हूं, अगर दाब की बीमा नहीं आती है तो देखिए दाब होता है बल गुणा क्षेत्रफल। देखो दाब बराबर दाब बराबर होता है बल बटे, दाब इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर इसको मैं यहां पे पुट करता हूं, किस पे? इसमें, तो दाब के स्थान पे तो क्या जाएगा? बल बटे कितना जाएगा? क्षेत्रफल, और नीचे क्या है? इंटू में दूरी। अब आप देखें भाई दाब की मान हमें नहीं पता, हालांकि मैंने दाब की मान आपको लिखवा दी है पहले, लेकिन फिर भी देख ले दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब प्रवणता हो गया दाब बटे दूरी। तो दाब का मैंने मान रखा बल बटे क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो अब देखें बल की विमा मैंने आज भी आपको लिखाई। बल की विमा होती है m1 l1 t-2। और देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार आती है तो इसकी विमा होती है l2, और दूरी भी लंबाई में आती है होगी l1। तो फाइनली जब हल करें तो देखो m1 और ये l1 से l1 कट गया, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा l-2 और ये हो जाएगा t-2। तो ये हमारे पास बीमा किसकी होती है? दाब प्रवणता की बीमा। किसकी बीमा होती है? दाब प्रवणता। ठीक है। अब आगे देखें, एक हमें और बीमा निकालनी है जो मैक्सिमम 2 बीमाएं हैं,
जो कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो पहली भी मैं आपसे बता रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसकी? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी किसकी विमा निकालनी है? जी। तो देखिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, F बराबर कितना होता है बेटा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यहां से मुझे G निकालना है तो G इज इक्वल टू क्या आएगा? F r स्क्वायर बटे कितना आएगा? m1 और m2। अब देखिए आप यहाँ पर F है बल, r है दूरी का स्क्वायर, और दोनों m और m क्या है? द्रव्यमान। तो बल की विमा हम जानते हैं क्या होती है? फोर्स की विमा m1 L1 और t-2, और इस r की बात करें दूरी है तो दूरी की विमा कितनी होती है? L2 स्क्वायर हो गई, और m1 m2 द्रव्यमान की विमा m1, तो पहले ये m1 की विमा आएगी m1 और दूसरे की भी कितनी आएगी? m1। तो फाइनली कितने चले वो? एक m1 से एक m1। अच्छा मैं लिख देता हूं एक बार, m1 L3 t-2, ऊपर तो ये हो गया और नीचे से m और m कितना हो जाएगा? m2। तो जब इसको हम हल करेंगे तो m2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी? m-1 L3 और t-2। ये हमारे पास किसकी विमा होती है? ये होती है बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। कई बार ये विमा हमसे पूछ ली जाती है, तो अब इसको फॉर्मूला याद करें, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G की विमा यहां से हम काउंट कर सकते हैं। देखिए लास्ट बीमा मैं आपको जो बता रहा हूं, वैसे बीमाएं बहुत सारी होती है लेकिन हम वो बीमाएं लिखा रहे हैं जो हमको कुछ सवालों में काम आएगी। ठीक है, अगली हम बीमा लिखा रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है भाई। ठीक है, कि निर्वात की विद्युतशीलता कई बार नीट के एग्जाम में या फिर आईआईटी के एग्जाम में भी पूछी गई है बीमा। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? तो जब हम विद्युत चुंबकीय बल की बात कर रहे थे तो वहां मैंने आपको कूलाम का नियम दिखाया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो K है यहाँ पर होता है कांस्टेंट। तो इसके स्थान में मैं लिखता था K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए, इसको मैं यहां रख रहा हूं। तो F बराबर कितना आएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। किसकी बीमा चाहिए बेटा? एप्सिलॉन नॉट की। इस वजह भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F और R। अब देखिए, अब भली भांति से मैंने पहली वीडियो में कहा था कि किसी भी कांस्टेंट की 4 पाई की कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि अंकगणितीय मान है। आवेश की बीमा की बात में देखें, आवेश बराबर होता है क्या? धारा गुणा समय। तो धारा की बीमा होती है A1 और समय कितनी होती है? T1। तो आवेश की बीमा होती है A1 और T1। अब आप देखिए, अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए तो देखो ये आवेश और आवेश, तो मैं क्या लिखूंगा? A1 T1, और दूसरी वाली भी आवेश कितना आएगा? A1 और T1 बटे में 4 पाई की कोई बीमा नहीं है। फोर्स बल की बीमा मैंने आपको लिखाई थी m1 L1 t-2, और R स्क्वायर है, R स्क्वायर की होता है लंबाई, तो इसकी बीमा आएगी L2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? A2 T2 बटे में m1 L2, ये L2 और L3 और t-2। जब इसको हम हल करते हैं बेटा तो क्या आएगा? देखो इसको ऊपर ले जाओ तो m-1 ऊपर गया तो L ऊपर जाएगी तो L-3, T2 ऊपर है और ये जाएगा तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और A। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। जैसे जैसे क्वेश्चनों में काम आती जाएंगी और भी हम आपको डायमेंशंस दिखा देंगे। बस हम इतनी ही डायमेंशनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या है कि डायमेंशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर बिना डायमेंशन, हम डायमेंशन के जितने भी उपयोग होते हैं या फिर
सूत्र की जैसे सत्यता की जांच करना, एक मात्रक पत्ती को दूसरी में बदलना, या फिर कोई फॉर्मूला है उसकी उत्पत्ति करना, इस आदि को हम बिना बीमा की सहायता से नहीं कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे बीमाओं के उपयोग की। तो ये तो हमारे पास बीमाएं थी, और भी बीमाएं आएंगी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बीमा के उपयोग, जिसकी बात कर रहे हैं बीमा के उपयोग। देखिए हम बात कर रहे थे, अभी हमने कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं लिखी, ठीक है। अब बीमाएं जब हमने लिख ली तो उसके बाद हम बात करेंगे बीमाओं के उपयोग। जितनी भी हमने बीमाएं लिखी हैं, एक बार वो जितनी बीमाएं, सभी बीमाओं को आप एक बार एक रफ कॉपी में नोट करके उनको लर्न कर लें। उसके बावजूद ही आपको बीमाओं के उपयोग समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे भाई। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के क्या क्या उपयोग है। तो देखिए बीमाओं के कुछ निम्न उपयोग होते हैं, उनमें से पहला उपयोग देखें, बीमाओं की सहायता से हम एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने मात्रक पद्धतियां कितनी पढ़ी हैं, 4। देखो एक होती है एमकेएस मात्रक पद्धति पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है सीजीएस, तीसरी पढ़ी है एफपीएस, और लास्ट वाली पढ़ी थी एसआई मात्रक पद्धति। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमें किसी भौतिक राशि का मान एमकेएस पद्धति में दिया गया है तो हम उसे बीमाओं की सहायता से सीजीएस पद्धति में चेंज कर सकते हैं, या सीजीएस में दिया गया है तो हम उसे एफपीएस में चेंज कर सकते हैं, और यदि हमें एफपीएस में दिया गया है तो हम एमकेएस में चेंज कर सकते हैं। यानी बीमाओं का उपयोग करके हम इन मात्रक पद्धतियों में जो भी भौतिक राशि दी गई उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग देखें, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को हम क्या कर सकते हैं, सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। आपको क्या करेगा, आपस में बहुत सारी राशियां देगा, हिसाब से कह रहे कि किसी कण पर लगने वाला बल है F, ठीक है। F बल लगाने पर कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है जिसका द्रव्यमान है M, और वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है R, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि उस कण का वेग कितना है V। तो ये F का फॉर्मूला निकालें किसके रूप में, M द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी कि वेग, और त्रिज्या के रूप में। तो अगर हमें 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां दी जाए तो उन भौतिक राशियों में आपस में क्या संबंध है उसकी हम उत्पत्ति कर सकते हैं, किससे, बीमाओं की सहायता से, या फिर कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इन दोनों के क्वेश्चन भी करेंगे, अभी मैं केवल आपको उपयोग बता रहा हूं भाई, ठीक है। तीसरा देखें, किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। हमें यदि कोई सूत्र दिया गया है कि वो सूत्र सही है या गलत, इस बात की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो आपने लिख दिया, मैंने लिखा F बराबर ma, और आपसे पूछे ये सूत्र सही है या गलत, या फिर मैंने लिखा F बराबर mb, जहां m है द्रव्यमान और v क्या है, वेग, क्या ये सूत्र सही है या गलत। तो ऐसे हमें कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे, अब वो फॉर्मूले हमें सही है या गलत इसकी जांच हम बीमाओं की सहायता से ही करते हैं। किससे करते हैं, बीमाओं की सहायता। और लास्ट जो बात आती है वो आती है, अगर हमें कोई सूत्र दिया गया है तो उसमें कोई अज्ञात राशि है, तो उस अज्ञात राशि की बीमा भी हम बीमाओं की सहायता से ही क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं, और इसे हम बोलते हैं बीमीय समांगता का नियम। इसे क्या बोलते हैं, बीमीय समांगता का नियम। ये हमारे पास बीमा के उपयोग होते हैं। एक्चुअली बीमीय समांगता है क्या, बीमीय समांगता का नियम हमसे ये कहता है कि हम समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं और समान भौतिक राशियों को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा 10 न्यूटन ये बल है, और इसमें मैं कहता हूं कि 5 मीटर, मैं कहता हूं 10 न्यूटन और 5 मीटर को जोड़ो। तो देखिए 10 न्यूटन तो है बल, और ये 5 मीटर क्या है, लंबाई। लंबाई और बल दोनों अलग अलग राशि हैं, तो इनको मैं जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब जब 2 अलग अलग राशियों को नहीं जोड़ सकते तो हम 2 अलग अलग राशियों की बीमाओं को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो बीमीय समांगता हमसे ये कहती है कि हम समान भौतिक राशियों की बीमाओं को आपस में जोड़ सकते हैं और समान भौतिक राशियों की बीमाओं को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये है बीमाओं के उपयोग। जैसे आपसे पूछे कि बीमाओं के कितने उपयोग है, उन्हें लिखें, तो हम लिख देंगे कि बीमाओं के 4 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग, एक मात्रक पद्धति को हम दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है
विभिन्न भौतिक राशियों में आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं, या हमें दो या दो से अधिक भौतिक राशि दी गई है तो उन भौतिक राशियों में हम किसी भी फॉर्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं। तीसरा है किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच। हमें सवाल में कोई फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र, वो सही है या गलत, इस बात की जांच भी हम किससे कर सकते हैं? बीमाओं की सहायता से कर सकते हैं। और लास्ट बात ये, किसी अज्ञात राशि, मान लो किसी फॉर्मूले, हमें किसी राशि का सूत्र दिया गया है या फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले में अगर कोई अज्ञात राशि है तो उस अज्ञात राशि की बीमा भी हम ज्ञात कर सकते हैं और उसे बोलते हैं बीमीय समांगता का नियम। ठीक है, बाकी इसके उपयोग कैसे कैसे करने हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एक मात्रक पत्ती को दूसरी मात्रक पत्ती में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, इसके क्वेश्चन है वो अगली वाली में करेंगे वीडियो में। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध हम कैसे स्थापित करते हैं ये भी, इसके अलावा अगर कोई सूत्र दिया गया है वो सत्य है या असत्य, इस बात की जानकारी, और किसी सूत्र में अगर अज्ञात भौतिक राशियां हैं तो उनकी बीमाओं की बात भी हम कर सकते हैं। तो इन चारों उपयोगों के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।